नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक डायरी पे है। ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना और उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफ़ा सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज़ हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसी ही एक चीज़ काव्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो चीज़ क्या थी? तो जानते हैं इस कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। साल 2004 में काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वे लोग पहाड़ियों के प्रकृति छटाओं को देखकर एक सुखद एहसास का अनुभव कर रहे थे। काव्या घूमते घूमते अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चीज़ पे पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज़ है क्या? जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वह एक डायरी है जो पूरी तरह से सील की हुई है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर किसकी डायरी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया और उसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर डायरी में क्या है। शायद मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात नहीं, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूँगी नहीं तब तक मुझे पता नहीं लगेगा, मैं जान नहीं पाऊँगी। सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कैसे सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था? शायद काव्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किस तरह की सच्चाई से रूबरू होने वाली थी। रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। पर काव्या धीरे धीरे उस डायरी को खोल देती है। उसके हाथ कांप रहे थे। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। और काव्या ने उस डायरी के पहले पेज को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख एवं सुख के क्षणों को अक्षरों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंख मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज़ लगाई, पर वो भी घर पे नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वे चले कहाँ गए। मैंने इधर उधर देखा, आवाज़ लगाई, पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी ये बाहर तो नहीं जा सकते। अगर वे घर में ही मौजूद हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है। कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। ज़ोर से खिड़की खुलने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफ़ी बेचैन कर दिया था।
नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे से बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहाँ गए। जब तक मैं सोया रहा उसी बीच वो चले गए। पर कैसे? मेरे सपने सच हो रहे थे। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई पर वे लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर का हर एक सामान देखा पर वे एकदम उसी जगह पे था जैसे कि पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं भी गए हैं तो अपनी ही मर्जी से। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछा कि आपने कहीं उन्हें देखा है, पर वे लोग भी नहीं जानते थे। इस बात से मैं काफ़ी आहत हो गया। मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वे कुछ ज़रूरी काम से कहीं गए हों, शायद रात तक वापस आ जाएं। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने हमें उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक वे ऐसा कभी कुछ नहीं किए। मुझे आज रात तक उनका इंतज़ार करना ही चाहिए। रात को मैंने अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी की होने की अनुभूति हुई। मैंने झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा लगता है कि मेरी माँ आ गई, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर काफ़ी शांति थी। रात काफ़ी हो चुकी थी पर अब तक वे लोग लौट कर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था पर अब ये एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया तो वहाँ एक बहुत ही गहरा कुआं था। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, मुझे ये दिन देखने को मिल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश है। ऐसे तो वे जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर बात क्या है? मुझे जानना था इनके मौत के पीछे का सच। एक पल के लिए तो मैंने भी सोचा कि मेरे माता पिता ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं जी कर क्या करूं? मैं भी इसी कुएं में कूद कर जान दे देता हूं। पर तभी मैंने सोचा जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूं जिसने ये सब किया है तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकाल कर वहीं ज़मीन में दफन कर दिया और उनकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो कैसे हुई। मैंने इस बात पे काफ़ी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है, वे कुएं के पास गए। अगर उन्हें जबरन कोई ले जाता तो वे चिल्लाते ज़रूर, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वे इस कुएं के पास अपनी ही मर्जी से गए थे।
पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वे उस कुएं में कूदे क्यों। बात यही तक ख़त्म नहीं हुई। शायद लोगों को कुछ शक होने लगा था, तो उनसे मैंने फिर यही बात दोहराई कि मेरे माता पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। मैंने अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या अंकित नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया। एक हफ्ता बीत चुका था और अब जो मेरे साथ होने लगा वो बेहद ही अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो। आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपनी माँ की रखी सामान को नहीं छुआ, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आने शुरू हुए उनको देख मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियाँ मिली, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो यही लग रहा था कि ये सारी हड्डियाँ किसी इंसान की हैं। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीज़ों का क्या करती थी। जब मैंने अपने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। बहुत अजीब तरह की हड्डियाँ, कई सारे रंग की पोटली, अजीब से कपड़े और कई सारी मोमबत्तियाँ मिली, जिसने मुझे ये सब सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। मुझे वहीं पर एक बड़ी सी सफ़ेद बुक मिली जिस पे तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने पहले ना सुना था और ना ही देखा था। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीज़ों के देखते देखते रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे, और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे चला गया। तो दोस्तों, अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मैं आपके लिए अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।